जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चली होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें 2 पुस्तक से प्रश्न पूछा जाता है, एक क्षितिज भाग 2, एक कृतिका भाग 2। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से तीसरा चैप्टर है लखनवी अंदाज। ठीक है, तो चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और साथियों लास्ट में पूछे गए कुछ प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। अगर आप लोग अच्छे से गद्यांश को रीड करेंगे तो आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। और साथियों, हिंदी पेपर 2 की प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला साथियों, थोड़ा सा यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं। जो लखनवी अंदाज व्यंग्य है इसको लिखा है यशपाल जी ने, तो थोड़ा सा यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। ठीक है, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारी की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है साथियों। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ये था थोड़ा सा पाठ के बारे में परिचय। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं गद्यांश को पढ़ना। लखनवी अंदाज, जो पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब याद रखिएगा कि तौलिए पर क्या रखे थे, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बताना है खीरा रखा था। ठीक है, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में भी हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठीक है, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्ज में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं।
जवाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो साथियों, ये था पूरा आपका चैप्टर जिसमें खीरे के ऊपर पूरी कहानी थी। थोड़ा सा शब्द संपदा के बारे में समझेंगे कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। कुछ कठिन शब्द हैं। मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान को मुफस्सिल कहते हैं। सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति को सफ़ेद पोश कहते हैं। ठीक है। और किफ़ायत, मितव्यता समझदारी से उपयोग करना किफ़ायत होता है। आदाब, अर्जू, अभिवादन का एक ढंग है। गुमान माने भ्रम। ठीक है। एहतियात माने सावधानी। बुरक देना माने छिड़क देना। स्फुरण माने फड़कना, हिलना। ठीक है। अप्लावित माने होता है पानी भर जाना। पनियाती माने रसीली। मैदा माने अमाशय। ठीक है, ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। तस्लीम माने सम्मान में। सिर खम करना माने सिर झुकाना। तहजीब माने शिष्टता होता है। तहजीब माने शिष्टता होता है। और नफासत माने स्वच्छता होता है साथियों। नज़ाकत माने कोमलता होती है। ठीक है। नफीस माने होता है बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट माने सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। शकील माने होता है आसानी से न पचने वाला।
तो साथियों, शब्द संपदा के बाद अब कुछ प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं, तो आप लोग प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करिए। आप कितना कर पाते हैं कहानी को पढ़ने के बाद। कहानी एक बार पढ़ने के बाद अगर आप उत्तर नहीं पाते हैं, कहानी को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कहानी ऑटोमेटिक आपको पूरा एकदम कंठस्थ हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कहानी में आखिर कहा क्या गया है और क्वेश्चन कहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो साथियों, चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना, दूसरों से घृणा करना। तो साथियों, लेखक के अनुसार नवाबों की जो प्रमुख विशेषता क्या है? नवाब साहब क्या करते थे? वो अपनों को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, तो लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता यही है, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर, दूसरों से सुनकर। जब वो ट्रेन में बैठे थे तो वो खीरे को खाकर स्वाद प्राप्त किया, या फिर सूंघकर, या फिर देखकर, या फिर दूसरों से सुनकर। तो साथियों, नवाब साहब ने सूंघ करके खीरे का स्वाद प्राप्त किया और उसके बाद ट्रेन के बाहर वो फेंक दिए गए। ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना, ज्ञान की नदी बहना। तो साथियों, ज्ञान चक्षु खुलना माने क्या हो सकता है? ज्ञान होना। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था साथियों? तो डिब्बा खाली नहीं था, यही उनका अनुमान था, डिब्बा खाली नहीं होगा। अगला प्रश्न है, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, पुस्तकें पढ़ना। तो साथियों, जब लेखक की पुरानी आदत क्या थी? जब वो अकेले में रहते थे तो तरह तरह की कल्पनाएं करते थे। ठीक है, यही उनकी आदत थी। अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था। तो साथियों, लेखक ने खीरा खाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा हेतु उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, मूर्खता के कारण। तो साथियों, कहानी पढ़ते समय मैं आपको बताया था कि ये भी पूछा जा सकता है, तो वही चीज़ ये क्वेश्चन में पूछा है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? तो साथियों, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए फेंक दिया था। अगला प्रश्न है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, ये शब्द किसने कहे हैं? डॉक्टर ने कहा है, कथानायक ने कहा है, तीसरे मुसाफिर ने कहा है, या फिर नवाब साहब ने कहा है? तो किसने कहा है साथियों? तो यह जो है नवाब साहब ने बोला था। ट्रेन में बैठे हुए सफ़र के दौरान नवाब साहब ने ऐसा बोला। अगला प्रश्न, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? साथियों, सबसे स्टार्टिंग में ही पता चला था तौलिए में क्या रखा था, आम, तरबूज, खीरे, नींबू। तो सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर साथियों खीरा, ठीक है, खीरा रखा हुआ था तौलिए पर। अगला प्रश्न है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है आंखों की चोरी करना, आंखें न रहना, नज़रें बचाना, आंखों को छुपा देना। तो क्या होता है आंखें चुराना? माने साथियों होता है नज़रें बचाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? साथियों, मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का, मध्य वर्ग का? तो जो लेखक की दृष्टि में खीरा है वो साथियों मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है खीरा। ठीक है, लेखक के अनुसार। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो शुरुआत में लेखक का परिचय देते हुए हमने बताया था कि लखनवी अंदाज जो है वो आपका एक व्यंग्य है। ठीक है, और इस व्यंग्य को लिखने वाले हैं यशपाल जी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यशपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, आराम करने के लिए? तो बताइए, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था साथियों? सबसे
शुरुआत के ही प्रश्न हैं। तो एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, सफेद पोश का अर्थ है सफेद कपड़े पहनने वाला साफ सुथरा और भद्र पुरुष। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में डालते हैं। आप बताइए कि सफ़ेद पोश का अर्थ क्या होगा। जब आप अपना उत्तर कमेंट करिएगा तो 14 का ए या 14 का बी या 14 का सी, इस तरीके से आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सफ़ेद पोश का अर्थ क्या है। ठीक है, बाकी पूरी कहानी के दौरान सफ़ेद पोश शब्द का यूज कई बार हुआ है और सफ़ेद पोश का मतलब क्या होता है ये हमने बताया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका उत्तर। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को कर सकें। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।